नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे पास आज के कुछ अहम करंट अफेयर से जुड़े दस्तावेज हैं और हम कोशिश करेंगे इनमें छिपी मुख्य जानकारियों और उनके असली मायने को समझने की। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात करेंगे, एक तो आदिवासी समुदायों के लिए एक नई पहल है, आदि कर्मयोगी अभियान। फिर उपराष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको समझेंगे। भारत चीन बातचीत का जो ताज़ा दौर हुआ उसके क्या नतीजे रहे, और हाँ, राज्यों के बीच औद्योगिक विकास में जो अंतर बढ़ रहा है उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आदि कर्मयोगी अभियान। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। लगता है जमीनी स्तर पर शासन को एक नया रूप देने की कोशिश है। आदिवासी मूल्यों और स्थानीय नेतृत्व पर जोर है इसमें। जी हाँ, बिल्कुल। और लक्ष्य भी काफी बड़ा रखा है, 20 लाख परिवर्तनकारी नेता तैयार करने का। इसकी खासियत ये है कि ये सीधे समुदायों को ताकत देने पर केंद्रित है। मतलब प्रशासन को ज्यादा जवाब दे, जन केंद्रित बनाने की दिशा में एक कदम। अच्छा। इसमें वो आदि सेवा केंद्र बनाने की बात है और गवर्नेंस लैब वर्कशॉप्स भी होंगे। गवर्नेंस लैब वर्कशॉप, ये क्या है? हाँ, मतलब जहां शायद स्थानीय समस्याओं के नए समाधान खोजने पर काम होगा, मिल बैठकर। ये सब सरकार के जनजातीय गौरववश और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों से जुड़ा है। तो ये सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि शासन के पारंपरिक मॉडल से हटकर कुछ करने का प्रयास है। समुदाय आधारित नेतृत्व। लेकिन ये 20 लाख नेताओं का लक्ष्य, ये तो बहुत बड़ा लगता है। क्या स्रोतों में कुछ अंदाजा है कि ये जमीनी स्तर पर कैसे होगा, मतलब इतने बड़े पैमाने पर? स्रोत पूरी कार्यान्वयन रणनीति तो नहीं बताते, पर जोर इस बात पर है कि प्रक्रिया नीचे से ऊपर जाएगी, समुदायों की भागीदारी से। चुनौती तो रहेगी समन्वय की, क्षमता निर्माण की, इसी पर सफलता निर्भर करेगी। समझ रही। अच्छा, अब जरा राष्ट्रीय स्तर पर आते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव आयोग ने तारीखें घोषित कर दी हैं। संविधान के अनुसार कार्यकाल 5 साल का होता है और वो संसद या विधानमंडल के सदस्य नहीं हो सकते। जी, और जो चुनाव का तरीका है वो काफी अनूठा है। एक निर्वाचक मंडल चुनता है उपराष्ट्रपति को। निर्वाचक मंडल? जी। इसमें कौन कौन होते हैं? इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं, मतलब चुने हुए भी और मनोनीत भी, दोनों। अच्छा, दोनों तरह के सदस्य। हाँ, और वोटिंग होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एसटीवी कहते हैं, और गुप्त मतदान होता है। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये थोड़ा समझाएंगे आसान शब्दों में? जरूर। देखिए, इसमें हर सांसद उम्मीदवारों को अपनी पसंद के क्रम में रखता है। पहली पसंद, दूसरी, तीसरी, ऐसे। अगर पहली पसंद के वोटों से किसी को बहुमत नहीं मिलता, हाँ, तो सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार को हटा दिया जाता है और उसके वोटों को वोटरों की दूसरी पसंद के अनुसार बाकी उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है। अच्छा, वोट ट्रांसफर हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये तब तक चलता है जब तक किसी एक उम्मीदवार को जरूरी बहुमत न। ये तो दिलचस्प प्रक्रिया है, व्यापक सहमति बनाने का तरीका। ठीक है, अब जरा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चलें। भारत चीन विशेष प्रतिनिधियों की 24वीं दौर की वार्ता हुई हाल में, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीन के विदेश मंत्री के बीच। जी हाँ, और ये अहम इसलिए भी है क्योंकि एलएसी पर तनाव के बाद चीनी विदेश मंत्री की पहली भारत यात्रा थी। तो क्या कुछ ठोस नतीजा निकला? सीमा प्रबंधन पर सहमति की बात है? हाँ, कुछ सहमति बनी है। दोनों पक्ष सीमा मुद्दे का एक निष्पक्ष और आपसी सहमति से हल निकालने पर सहमत हुए हैं, जो 2005 के समझौते के सिद्धांतों पर आधारित होगा। और फिलहाल तनाव कम करने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य चैनलों का इस्तेमाल जारी रखने पर भी सहमति है। मतलब बातचीत जारी रहेगी? जी। और इसके अलावा द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में भी कुछ बातें हुई हैं, जैसे 2026 में पीपल टू पीपल एक्सचेंज फिर से शुरू करना। पीपल टू पीपल एक्सचेंज? हाँ, सीधी उड़ानें शुरू करना और सीमा व्यापार को फिर से खोलना, लिपुलेख, शिपकीला, नाथुला जैसे पॉइंट्स पर। ये व्यापार मार्ग खोलना और लोगों का आना जाना, क्या ये सिर्फ प्रतीकात्मक है या इससे वाकई फर्क पड़ेगा? देखिए, अपने आप में ये शायद सीमा विवाद हल ना करें, लेकिन ये विश्वास बहाली और माहौल सुधारने के लिए जरूरी कदम हो सकते हैं। सकारात्मक संकेत हैं। खासकर सीमा व्यापार से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा हो सकता है। अच्छा, अब देश के भीतर एक और मुद्दे पर आते हैं। राज्यों के बीच औद्योगिक विकास में जो अंतर है, वित्त संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट और आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 दोनों इस पर चिंता जता रहे हैं। हाँ, ये असमानता काफी साफ दिख रही है। कुछ राज्य जैसे गुजरात, उत्तराखंड, वो काफी आगे हैं,
जबकि बिहार या पूर्वोत्तर के राज्य वो औद्योगिक विकास में पीछे छूट रहे हैं। इसकी वजहें क्या बताई गई हैं? कई वजह हैं। कुछ तो ऐतिहासिक हैं, ब्रिटिश काल से जुड़ी नीतियां, कुछ भौगोलिक हैं जैसे पहाड़ी इलाके या पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी, फिर बुनियादी ढांचे की कमी, बिजली, सड़कें। बिहार पूर्वोत्तर में ये बड़ी समस्या है। और कुछ नीतिगत कारण भी हैं, जैसे हरित क्रांति का लाभ भी कुछ ही क्षेत्रों को ज्यादा मिला। तो आगे का रास्ता क्या सुझाया गया है? आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि संतुलित औद्योगिक नीतियां चाहिए। नियमों को आसान बनाना होगा, मतलब रेगुलेशन कम करना होगा। बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाना होगा और केंद्र राज्य का बेहतर तालमेल, खासकर पिछड़े राज्यों के लिए। ये असमानता अगर बढ़ती गई तो क्या होगा? मतलब इसके लंबे समय में क्या असर हो सकते हैं? अगर ये बढ़ती है तो जाहिर है क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है, पलायन की समस्या और बढ़ सकती है, सामाजिक असंतोष भी। उपाय जो सुझाए गए हैं वो सही हैं, पर उनका प्रभावी कार्यान्वयन ही असली चुनौती है। इसमें समय और संसाधन दोनों लगेंगे। बिल्कुल। और उद्योगों के विकास के लिए कनेक्टिविटी की बात आपने की। इसी से जुड़ा एक छोटा सा अपडेट विमानन क्षेत्र से भी है शायद, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल सैफ को लेकर। हाँ, एक अहम समझौता हुआ है इंडियन ऑयल और एयर इंडिया के बीच सैफ की सप्लाई के लिए। भारत सरकार 2027 से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए ईंधन में 1% सैफ मिलाना अनिवार्य कर रही है। अच्छा, 1% अनिवार्य। जी, सैफ पारंपरिक ईंधन से कार्बन उत्सर्जन कम करता है, तो ये पर्यावरण और भारत की जो जलवायु प्रतिबद्धताएं हैं उनके लिहाज से महत्वपूर्ण कदम है। तो आज हमने कई जरूरी मुद्दों पर बात की, आदि कर्मयोगी जैसी जमीनी पहल से लेकर उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया तक, भारत चीन वार्ता की प्रगति और राज्यों में औद्योगिक असमानता की चुनौती, और अंत में सैफ की तरफ बढ़ते कदम को भी समझा। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, चाहे वो आदि कर्मयोगी के जरिए जमीनी शासन को मजबूत करना हो या संतुलित औद्योगिक विकास, ये पहले कागज पर तो अच्छी लगती हैं, लेकिन इन्हें असल में जमीन पर सफलतापूर्वक उतारने में वास्तविक चुनौतियां क्या होंगी और उनसे निपटने के लिए सबसे कारगर तरीके क्या हो सकते हैं, इस पर शायद और सोचने की जरूरत है। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।